हरियाणा के एक गांव में अंशिका शर्मा घर में हंसती खेलती घूमती है और मोबाइल पर अपनी दोस्त प्रेरणा से बातें करती है। कुछ ही दिनों में उसकी हंसी कम होने लगती है और वह अचानक चुप चुप रहने लगती है। एक रात उसकी आंखें लाल दिखती हैं और वह शीशे के सामने देर तक बिना पलक झपकाए खड़ी रहती है। माँ उसे पकड़कर बिस्तर पर लिटाती है, पर अंशिका का शरीर ठंडा और कमजोर लगता है। अंशिका खुद घबराकर सोचती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिनों में अंशिका का खाना छूट जाता है और वह सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा जाती है। रात को वह नींद में बड़बड़ाती है और कभी कभी फर्श पर बैठकर अजीब तरह से उंगलियां मोड़ती रहती है। पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर आंखों की जांच और खून की रिपोर्ट देखते हैं। डॉक्टर दवाइयां देते हैं, पर हालत में कोई सुधार नहीं आता। घर में डर और बेचैनी बढ़ती जाती है। एक महीने के अंदर अंशिका का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो जाती हैं। एक रात वह अचानक उठकर दरवाजे की ओर चलती है, जैसे किसी ने बुलाया हो। माँ उसे रोकती है तो अंशिका झटके से हाथ छुड़ाकर दीवार पर नाखून घिसने लगती है। माँ उसे कसकर पकड़ती है और कमरे की लाइट तेज कर देती है। अंशिका की आंखों में आंसू हैं, पर आवाज किसी और जैसी लगती है। एक दिन बुआ घर आती है और अंशिका की हालत देखकर सन्न रह जाती है। वह परिवार को एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में कहती है, ये बीमारी नहीं, मसान का असर हो सकता है। उत्तराखंड के जंगलों में भटकती आत्मा किसी को पकड़ ले तो उसके ऐसे लक्षण होते हैं। पूरा परिवार डरते हुए बुआ की बात सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखता है। उसी पल अंशिका कमरे के अंदर से जोर से हंसती है और सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंशिका की डरावनी हंसी सुनते ही पिता दरवाजा खोलकर अंदर भागते हैं और उसे कंबल में लपेटते हैं। बुआ कहती है, देर हुई तो मसान जड़े जमा लेगा, इसलिए तुरंत उत्तराखंड चलना होगा। माँ जल्दी जल्दी जरूरी सामान और दवाइयाँ बैग में डालती है। अंशिका की आंखें लाल है और वह किसी अदृश्य चीज की तरफ घूरती रहती है। परिवार उसे कार में बैठाकर रात में ही निकल पड़ता है। पहाड़ी रास्तों पर कार हिचकोले खाती है और बाहर घना अंधेरा फैला होता है। अंशिका बीच बीच में झटके लेती है और सीट बेल्ट खींचने लगती है, जैसे भागना चाहती हो। बुआ लगातार मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाती रहती है और उसके हाथ में एक लाल धागा होता है। माँ अंशिका की कलाई पर वह धागा बांधती है तो अंशिका दर्द से करहाती है। पिता डरते हुए भी गाड़ी तेज चलाते हैं। सुबह होते होते वे एक पुराने पहाड़ी कस्बे में पहुंचते हैं, जहां धुंध और ठंडी हवा चल रही होती है। बुआ उन्हें एक पुराने मंदिर का रास्ता दिखाती है, जो जंगल के किनारे पर है। मंदिर के बाहर घंटी हिलती है, लेकिन हवा बिना वजह तेज लगती है। अंशिका अचानक कार से उतरने की कोशिश करती है और जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। माँ उसे संभालती है और अंशिका की नजरें मंदिर के दरवाजे पर अटक जाती हैं। वे अंशिका को सहारा देकर मंदिर के अंदर ले जाते हैं, जहां दियों की पीली रोशनी कांप रही होती है। अंदर एक बाबा ध्यान में बैठे होते हैं और आंखें खोलते ही अंशिका को देखते हैं। बाबा गंभीर आवाज में कहते हैं, कुछ साथ आया है और ये साधारण नहीं है। वह परिवार को पीछे हटने का इशारा करते हैं और जमीन पर एक घेरा बनाने लगते हैं। अंशिका अचानक चीखती है और मंदिर की लाइट जैसे और मंद पड़ जाती है। अंशिका की चीख के साथ बाबा उसे घेरे के बीच बैठने को कहते हैं और पिता उसे धीरे से वहीं बिठाते हैं। बाबा राख और लाल सिंदूर से उसके माथे पर निशान बनाते हैं तो अंशिका का चेहरा तड़प उठता है। माँ रोते हुए उसके हाथ पकड़ती है, लेकिन बाबा सख्ती से कहते हैं कि हाथ छोड़ो, नहीं तो असर फैल सकता है। बुआ मंदिर के कोने में धूप जलाती है और धुआं ऊपर चढ़ता है। अंशिका की सांस तेज चलती है और उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं। बाबा मंत्र पढ़ते हैं और घंटी लगातार बजने लगती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। अंशिका की आवाज बदलकर भारी हो जाती है और वह बाबा को घूरते हुए हंसती है। बाबा जमीन पर नींबू, धागा और कुछ काले दाने रखते हैं और उन्हें आग के पास घुमाते हैं। परिवार पीछे से कांपते हुए देखता है और पिता अपने गले से हनुमान का लॉकेट कसकर पकड़ लेते हैं। अंशिका अचानक आगे झपटती है, लेकिन घेरा पार नहीं कर पाती। बाबा कहते हैं कि आत्मा को निकालने के लिए बलि का संकेत चाहिए
और वे नारियल व लाल कपड़े की थैली दिखाते हैं। माँ घबराकर पीछे हटती है, पर बुआ कहती है, ये नहीं, प्रतीकात्मक बलि है। बाबा नारियल को पत्थर पर जोर से फोड़ते हैं और उसी पल अंशिका का शरीर झटके से पीछे गिरता है। उसकी आंखों से पानी बहने लगता है और वो कांपती हुई फर्श पर लौटती है। बाबा मंत्र तेज करते हैं और धुआं जैसे अंशिका के चारों ओर घूमने लगता है। अचानक अंशिका के मुंह से एक लंबी चीख निकलती है और फिर वो एकदम शांत हो जाती है। उसकी आंखों की लालिमा कम होने लगती है और वो थकी हुई सांस लेकर मां की तरफ देखती है। बाबा आखिरी मंत्र बोलकर राख को हवा में उछालते हैं और कहते हैं, मसान निकल गया। परिवार राहत में रो पड़ता है और मां अंशिका को सीने से लगा लेती है, लेकिन अंशिका कांपते हुए धीरे से फुसफुसाती है। मैं जंगल में अकेली नहीं थी। सुनकर मां उसे बैठाकर पानी पिलाती है और बाबा पास आकर ध्यान से सुनने लगते हैं। अंशिका कमजोर आवाज में बताती है, 6 हफ्ते पहले मैं प्रेरणा के साथ उत्तराखंड घूमने आई थी। जंगल के पास फोटो खिंचवाने के बहाने प्रेरणा मुझे अंदर तक ले गई थी। फिर अचानक प्रेरणा ने कहा कि वो गाड़ी लाती है और मुझको वहीं छोड़कर चली गई। अंशिका की आंखों में डर लौट आता है, पर इस बार वो खुद बोल रही होती है। पिता गुस्से में फोन निकालकर प्रेरणा को कॉल करते हैं, लेकिन पहले वो कॉल नहीं उठाती। बुआ अंशिका की कलाई पर बंधा लाल धागा देखती है और कहती है, डर अभी पूरी तरह गया नहीं, इसलिए सच सामने लाना जरूरी है। पिता दोबारा कॉल करते हैं और इस बार प्रेरणा घबराई हुई आवाज में हेलो कहती है। पिता उसे सख्त लहजे में पूछते हैं कि जंगल में अंशिका को अकेला क्यों छोड़ा था। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रहती है, फिर प्रेरणा की सांसें तेज सुनाई देती हैं। प्रेरणा घबराते हुए कहती है, मैं अंशिका से जलती थी। उसकी बढ़ती सैलरी, ऑफिस में सभी का ध्यान इस पर रहता था। मुझे ये देखकर बहुत जलन होती थी। वो मानती है कि उसने जानबूझकर अंशिका को उस जगह छोड़ा ताकि वो डरकर भागे और बदनाम हो जाए। माँ का चेहरा सन्न पड़ जाता है और अंशिका की उंगलियां कांपने लगती हैं। बाबा गंभीर होकर कहते हैं, नफरत का किया हुआ काम कभी कभी ऐसी चुड़ैल को बुला लेता है जो इंसान संभाल नहीं पाता। पिता फोन पर ही रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं और प्रेरणा की बात सेव कर लेते हैं। परिवार वापस हरियाणा लौटते ही उसी रिकॉर्डिंग के साथ प्रेरणा के ऑफिस और घर वालों तक बात पहुंचाता है। जांच में सच सामने आता है और प्रेरणा की नौकरी चली जाती है। उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है। अंशिका बाहर से ठीक दिखती है, पर रात को वह खिड़की के पास बैठकर जंगल की याद में सिहर जाती है। माँ उसे कंबल ओढ़ाकर पास बैठती है और अंशिका धीमे से कहती है, अगर वो दोस्त थी तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसी रात कमरे की लाइट हल्की सी झपकती है और अंशिका डर कर माँ का हाथ कसकर पकड़ लेती है। लाइट झपकते ही माँ तुरंत स्विच बोर्ड चेक करती है और पिता मेन लाइन दिखाते हैं ताकि अंशिका को लगे कि घर सुरक्षित है। बुआ अंशिका के हाथ में वही लाल धागा फिर से ठीक से बांधती है और उसे गहरी सांस लेने को कहती है। अंशिका अपने कमरे की खिड़की बंद करती है और पर्दे खींचकर अंदर की रोशनी तेज कर देती है। वो खुद को आईने में देखकर कहती है, अब मैं डर के साइन में नहीं जीऊंगी। फिर भी उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी रहती है जो आसानी से नहीं जाती। अगले दिन अंशिका मंदिर में बाबा द्वारा दिया छोटा सा ताबीज गले में पहनकर बाहर निकलती है। वो पार्क में टहलती है, धूप को हाथों से महसूस करती है और धीरे धीरे अपनी ताकत लौटाती है। कुछ पुराने दोस्त मिलने आते हैं, पर अंशिका इस बार दूरी बनाकर सोच समझकर बात करती है। वो अपने फोन में प्रेरणा का नंबर ब्लॉक करती है और चैट डिलीट कर देती है। ये करते हुए उसके चेहरे पर दर्द भी है और राहत भी। रात को उसे फिर सपना आता है, वही जंगल, धुंध और दूर से आती धीमी हंसी, और वो घबराकर उठ जाती है। इस बार वह चीखती नहीं बल्कि पानी पीती है और कमरे की लाइट खुद ऑन करती है। वो डायरी निकालकर उस रात की सारी बात लिखती है और नीचे एक लाइन खींचकर तय करती है कि अब वो सच छिपाएगी नहीं। सुबह वो माँ पिता के सामने बैठकर साफ कहती है, मुझे काउंसलिंग चाहिए और मैं फिर से अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। परिवार उसकी बात मानकर उसे सहारा देने का वादा करता है। कुछ हफ्तों बाद अंशिका फिर से हंसना सीखती है, लेकिन अब उसकी हंसी में समझ भी जुड़ गई होती है।
वह बुआ के साथ मंदिर जाकर दिया जलाती है और मन ही मन उस डर को विदा करती है जिसने उसे तोड़ दिया था। घर लौटकर वह अपनी डायरी में आखिरी वाक्य लिखती है और उदास मन के साथ बोलती है, हर दोस्त दोस्त नहीं होता। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, सतर्कता और हिम्मत होती है। कहानी वहीं खत्म होती है जहां अंशिका डर के साथ नहीं, डर से सीख कर जीना चुनती है।